Hello everyone, I Charul welcome you all on my channel Education at Your Doorstep. This is the lecture number 23 in the lecture series of Ecology and Environment. And guys, in this lecture we are going to talk about the desert biome. But before starting this lecture, I want to ask you some questions and you have to write down the answer in the comment section. What are the important characteristics of the Mediterranean type of climate? What are the ecological successions? And you have to compare the soil of the savanna biome with the taiga biome and the tropical rainforest. Guys, if you don't know the answer of these questions and you are finding any problem, then please watch my previous videos. The link is given below in the description. And if you have any doubt regarding any lecture, you can follow me on my Telegram channel, that is Education at Your Doorstep. And guys, please subscribe to my channel if you have not subscribed yet. So guys, here is the image of the desert area and now let's talk about the desert biome. So guys, desert area का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता होगा राजस्थान एंड द सहारा डेजर्ट, जहां पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है, जिसके कारण वहां की सॉइल में बहुत ही ज़्यादा कम मॉइस्चर होता है एंड उसके कारण गाइस होता क्या है कि वहां पर वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं मिलती। तो गाइज आखिर ऐसा क्यों होता है कि सॉइल में बहुत कम मॉइस्चर होता है? गाइज एक तो रीज़न ये है कि वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है। दूसरा रीज़न ये है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण पानी इवेपोरेट हो जाता है एंड तीसरा रीज़न ये है कि वहाँ की सॉइल का टेक्सचर ही ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं हो सकता। तो गाइज आपको पता है सॉइल हाइड्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सॉइल एरेशन, जिसके कारण गाइस क्या होगा, अगर मॉइस्चर वहां पर कम है तो उसमें एयर ज़्यादा प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि वहां पर ना तो ज़्यादा वेजिटेशन होती है एंड वहां पर बन जाते हैं हमारे एओलियन लैंडफॉर्म्स बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द विंड। सो गाइस अगर आपको एओलियन लैंडफॉर्म्स के बारे में नहीं पता है तो गाइस प्लीज़ आप यूट्यूब पर टाइप कीजिए एओलियन लैंडफॉर्म्स बाय चारुल, आपको वहां पर एओलियन लैंडफॉर्म्स की वीडियो मिल जाएगी एंड गाइस प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। तो गाइस अभी बात करते हैं हमने क्या क्या देखा। डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, लिमिटिंग फैक्टर था मॉइस्चर क्योंकि यहाँ पर बहुत कम रेनफॉल हो रही थी। तीसरी चीज़ ये है गाइस, अगर यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली फॉल कर रही हैं, इसका मतलब यहाँ पर अबंडेंट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशंस मिल जाएंगी। लेकिन गाइस होगा क्या कि जो यहाँ पर सॉइल है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाएगी। क्योंकि गाइस आपको पता है वेजिटेशन को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन गाइस आपको पता है कि यहाँ पर लिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर है, जिसकी वजह से होगा क्या कि जो हमारी वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ रेजिस्ट हो जाएगी। तो गाइस अभी बात करते हैं कि क्या हमारे डेजर्ट एरियाज में हमेशा ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है एंड क्या हमेशा ही यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर मॉइस्चर बनता है? नहीं गाइस, जो मैंने अभी आपको सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई दे आर बेसिकली द हॉट डेजर्ट्स, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ हमारे डेजर्ट एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। जैसे कि गाइज आपको पता होगा लद्दाख एरिया हमेशा स्नो कवर्ड रहता है एंड इट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ द डेजर्ट एरिया। गाइज होता क्या है कि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है एंड गाइज अगर आप पोल्स की तरफ जाना शुरू करेंगे वहां पर भी आपको डेजर्ट एरियाज मिल जाते हैं जो कि बेसिकली होते हैं कोल्ड डेजर्ट एरियाज। वहां पर टेम्परेचर बहुत कम होता है, सोलर रेडिएशंस भी कम होती हैं, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल होती है। लेकिन गाइस होता क्या है कि वहां पर जो लिमिटिंग फैक्टर है वो मॉइस्चर ना होकर सोलर रेडिएशंस बन जाती हैं। क्योंकि गाइस आपको पता है जैसे जैसे हम लोग पोल्स के पास जाएंगे, जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा उससे होगा क्या कि जो हमारी सोलर रेडिएशंस है दे विल बी स्लैंटिंग, जिसकी वजह से होगा क्या कि वहां पर अच्छे से वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पाएगी। एंड ऐसे बायोम को गाइस हम लोग तुंद्रा बायोम के नाम से जानते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं तुंद्रा बायोम के बारे में। एंड इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हॉट डेजर्ट के बारे में। एंड गाइस नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हमारे डेजर्ट एरियाज मिलते कहाँ हैं। तो गाइस अगर हम लोग बात करें कि डेजर्ट एरियाज जनरली हमें कहाँ मिलेंगे तो वो हमें मिलते हैं वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में, क्योंकि गाइस जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं। लेकिन हमारे डेजर्ट एरियाज वहां पर बनते हैं जहां पर होती हैं ऑफ शोर ट्रेड विंड्स। इसका मतलब गाइस क्या हुआ, जो हमारी ट्रेड विंड्स होती हैं that basically blows from the seas to the land।
लेकिन जो हमारी ऑफशोर ट्रेड विंड्स होती हैं वो मूव करती हैं फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन। इसकी वजह से गाइस क्या होगा, जो भी हमारी लैंड में मॉइस्चर प्रेजेंट था वो विंड के साथ ब्लो करते हुए सीज एंड ओशियंस की तरफ चला जाएगा एंड वहां पर हो जाएगी मॉइस्चर की कमी, जिसकी वजह से होगा क्या गाइस, वहां पर डेजर्ट एरियाज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो गाइस हमने क्या देखा कि इस लेक्चर में हम लोग हॉट डेजर्ट्स के बारे में देखेंगे जहां पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रेनफॉल बहुत कम होती है एंड गाइस ये हमें मिलता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में जहां पर ब्लो करती हैं ऑफशोर ट्रेड विंड्स दैट इज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन, जिसकी वजह से हमारी लैंड पर मॉइस्चर की कमी होने के कारण वहां पर डेजर्ट एरियाज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो गाइज अभी बात करते हैं कॉन्टिनेंटल एंड द कोस्टल डेजर्ट एरियाज के बारे में। तो गाइज आपको पता होगा कि कोई भी बायोम जब कहीं पर भी प्रेजेंट होता है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो गाइज अभी बात करते हैं कि डेजर्ट एरियाज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो गाइज पहले हमने क्या देखा कि जो हमारे डेजर्ट एरियाज हैं दे आर बेसिकली प्रेजेंट इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। लेकिन गाइज वहां पर क्यों प्रेजेंट थे, क्योंकि वहां पर ऑफशोर ट्रेड विंड्स थी। लेकिन गाइज ऐसा भी तो हो सकता है एक लैंड है उसके आसपास माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर वहां पर कोई भी क्लाउड होता है तो अगर हमारा डेजर्ट एरिया किसी भी माउंटेन की राइट साइड पर है तो रेनफॉल पूरी की पूरी लेफ्ट साइड पर हो जाएगी, क्योंकि जो वो क्लाउड है वो हमारे माउंटेन के साथ टकरा जाएगा एंड राइट साइड पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होगी, जिसकी वजह से वहां पर डेजर्ट एरियाज की फॉर्मेशन हो जाती है। एंड ऐसे एरियाज को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, रेन शेडेड एरियाज। तो गाइस दोबारा से देखते हैं हुआ क्या कि हमारी एक लैंड थी उसकी राइट साइड पर हमारा एक माउंटेन प्रेजेंट था। तो गाइस हुआ क्या कि हमारा एक क्लाउड आ रहा था राइट डायरेक्शन से जो कि हमारे माउंटेन के साथ टकराया, जिसकी वजह से माउंटेन की राइट डायरेक्शन में हो गई है रेनफॉल एंड लेफ्ट डायरेक्शन में कोई भी रेनफॉल नहीं हुई एंड वहां पर हमारे डेजर्ट बायोम की फॉर्मेशन हो गई। एंड गाइस इस एरिया को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, रेन शेडेड एरिया। तो गाइस अभी बात करते हैं कोस्टल डेजर्ट्स की। तो गाइस आपको पता है ओशियंस एंड सीज में क्या होते हैं, ओशियनिक करंट्स, जिसकी वजह से गाइस होगा क्या कि जो भी वहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो हमारे जो करंट्स हैं वो सक कर लेंगे, जिसकी वजह से कोस्टल एरियाज में मॉइस्चर की कमी हो जाएगी एंड वहां पर हमारे कोस्टल डेजर्ट एरियाज की फॉर्मेशन हो जाती है। तो गाइस अभी हमने डिस्कस किया कॉन्टिनेंटल डेजर्ट्स एंड द कोस्टल डेजर्ट्स के बारे में। अभी देखते हैं ट्रू डेजर्ट्स एंड द एक्सट्रीम डेजर्ट्स के बारे में। तो गाइस हमने क्या देखा, हॉट डेजर्ट में रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होती है, वहां पर मॉइस्चर की कमी होती है। लेकिन गाइस अगर किसी भी एरिया में रेनफॉल बिलो 12 सेंटीमीटर होती है तो हम लोग बोलते हैं वहां पर ट्रू डेजर्ट की फॉर्मेशन हो गई है। गाइस हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में देखा था, हमने देखा था कि कैसे वहां पर पूरे साल में 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो जाती है। लेकिन गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सिर्फ 12 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेजिटेशन भी नहीं होती। तो गाइस अभी बात करते हैं एक्सट्रीम डेजर्ट्स की। एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल कंडीशंस होगी यहाँ पर। मतलब क्या हुआ, जो हमारे ट्रू डेजर्ट से वहां पर नियरली 12 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही थी, लेकिन जो हमारे एक्सट्रीम डेजर्ट्स हैं यहाँ पर नियरली 7 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि यहाँ पर बिल्कुल भी वेजिटेशन प्रेजेंट नहीं होती एंड यहाँ पर बैड लैंड फॉर्मेशन हो जाती है। तो गाइस अभी बात करते हैं हॉट डेजर्ट्स एंड द कोल्ड डेजर्ट्स के बारे में। सो गाइस इसमें क्या होगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है डेजर्ट एरियाज में तो वहां पर फॉर्मेशन होगी हॉट डेजर्ट्स की, क्योंकि एक तो वहां पर रेनफॉल कम हो रही है, दूसरा इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा है एंड तीसरा गाइस आपको पता है कि यहाँ पर जो हमारा सॉइल टेक्सचर है वो ही ऐसा होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होल्ड नहीं हो सकता। लेकिन गाइस जो हमारे कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं नियर टू द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के पास हमें कोल्ड डेजर्ट्स मिल जाते हैं, जहां पर जो लिमिटिंग फैक्टर होता है वो होता है सोलर रेडिएशंस। एंड गाइस आपको याद रखना है कि जो हमारे कोल्ड डेजर्ट्स होते हैं यहाँ पर प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो गाइस आपको पता है इक्वेटर पर जो सोलर रेडिएशन है वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, लेकिन पोल्स पर वो अच्छे से नहीं पहुँच पाती, जिसकी वजह से वहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू ग्रो दी वेजिटेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर जो लिमिटिंग फैक्टर है वो सोलर रेडिएशंस बन जाती हैं।
तो गाइज अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। तो गाइज सहारा डेजर्ट के बारे में हमें पता है, कालाहारी डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट, आपको बताना है थार डेजर्ट कहाँ पर प्रेजेंट है। एंड गाइज आपको पता होगा राजस्थान एंड लद्दाख के एरिया में भी डेजर्ट प्रेजेंट है। उसके बाद है अटाकामा डेजर्ट, निम्बिया डेजर्ट, सैंडी डेजर्ट। गाइज आपको पता होगा कि डेजर्ट्स भी बहुत तरह की होती हैं, कहीं पर तो रॉकी सबस्ट्रेटा होती है, कहीं पर सैंड होती है, तो कहीं पर स्टोन्स पड़े होते हैं। तो गाइज ऐसे ही हमारे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स हैं एंड आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कौन सा डेजर्ट किस कंट्री में प्रेजेंट है। तो गाइज अभी बात करते हैं डायर्नल टेम्परेचर के बारे में। तो गाइज आपको पता होगा डायर्नल टेम्परेचर क्या होता है। इट इज़ बेसिकली द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ द डे एंड द नाइट ऑफ अ गिवन एरिया। तो गाइज हमने देखा कि डेजर्ट एरिया में मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, वेजिटेशन भी कम होती है, इसलिए गाइज यहाँ पर होता क्या है कि ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अगर ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी नहीं होंगी। तो गाइज इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ना तो यहाँ पर जो ह्यूमंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं एंड ना ही यहाँ पर कोई इंडस्ट्री है जो सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी गैसेज रिलीज करे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे डेजर्ट एरियाज के ऊपर का एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेज की अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से गाइस होता क्या है कि दिन में जब सन ओवरहेड होता है तो सोलर रेडिएशंस आसानी से वहाँ पर पहुँच जाती हैं एंड रात में भी क्या होता है गाइस, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस होती हैं दैट आर बेसिकली एमिटेड बाय द अर्थ, वो भी आसानी से एटमॉस्फेयर से पेनिट्रेट होते हुए अर्थ से बाहर चली जाती हैं, जिसकी वजह से गाइस होगा क्या कि दिन में टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है हमारे डेजर्ट एरियाज का उतना ही रात में कम हो जाता है। लेकिन गाइस हमें पता है दिल्ली जैसे एरियाज में जहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज प्रेजेंट है वहाँ पर होता क्या है कि ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण दिन और रात के टेम्परेचर में जो डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। लेकिन जो हमारे डेजर्ट एरियाज हैं यहाँ पर डायर्नल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब गाइस क्या हुआ, दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो इंडस्ट्रीज है, ना ह्यूमन सेटलमेंट है एंड ना ही यहाँ पर किसी भी तरह की ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रही है। तो गाइज ऐसे कुछ दिखते हैं हमारे डेजर्ट एरियाज एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जीरोफिटिक एडेप्टेशंस। तो गाइज मैंने आपको क्या बताया कि डेजर्ट एरियाज में बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, लेकिन हमारी वेजिटेशन को ग्रो करने के लिए तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो गाइज हमारे जो प्लांट्स हैं जो डेजर्ट एरियाज में ग्रो करते हैं उनमें कुछ ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं जिसकी वजह से वो डेजर्ट एरियाज में भी रह पाती हैं। गाइज ऐसे ही हमने मैंग्रोव्स में देखा था कि कैसे उनमें डिफरेंट तरह की अडेप्टेशंस थी, जिसकी वजह से मैंग्रोव्स हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पा रहे थे। तो गाइज अभी बात करते हैं डेजर्ट एरिया की वेजिटेशन में ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से वो डेजर्ट एरियाज में सर्वाइव कर पाती हैं। तो गाइज पहले बात करते हैं थॉर्नी लीव्स की। गाइज आपने कैक्टस देखा होगा कैसे उस पर पत्तियां नहीं होती लेकिन थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है। गाइज जो वो थॉर्न्स होते हैं, स्पाइक्स होते हैं, दे आर बेसिकली द लीव्स। लेकिन गाइज वहाँ के प्लांट्स इतने समझदार होते हैं कि उनको पता होता है कि वहाँ पर मॉइस्चर की कमी है, अगर उनकी बॉडी में जितना पानी है वो भी इवेपोरेट हो जाएगा तो उनके पास बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बचेगा। इसके कारण गाइज वो करते क्या है कि अपनी लीव्स का साइज बहुत छोटा कर लेते हैं एंड वो थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इससे गाइज होगा क्या कि इवेपोरेशन रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा एंड जो वहाँ की वेजिटेशन है वो लेस मॉइस्चर में भी सर्वाइव कर पाएगी। तो गाइज अभी बात करते हैं जो लीव्स होती हैं कई बार वो थोड़ी सी बड़ी होती हैं, लेकिन उसके ऊपर गाइज कुछ वैक्सी लाइक स्ट्रक्चर या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टी लेयर्ड एपिडेमिस होता है, जिससे होगा क्या गाइस, अगर हम लोग एक चीज़ पर कुछ लेयर्स बना दें तो उसमें से क्या होगा, इवेपोरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे भी गाइस क्या हो रहा है कि इवेपोरेशन रेट फ्रॉम द लीव्स विल डिक्रीज, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स आसानी से सर्वाइव कर पाएंगे इन द डेजर्ट एरियाज। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं रूट सिस्टम की। तो गाइस आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो मॉइस्चर कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम द सॉइल। तो जो अपर पार्ट ऑफ द सॉइल है वहाँ पर तो मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं है, तो रूट्स को बहुत डीप जाना पड़ेगा सॉइल में सो दैट दे कैन सक द वाटर। इसकी वजह से गाइस क्या होगा, जो रूट सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली डेवलप्ड होता है एंड वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है,
सो दैट वो अंडरग्राउंड वाटर यूज कर सके एंड वहां पर ग्रो हो पाए। तो गाइस उसके बाद बात करते हैं जो हमारे प्लांट्स हैं जो डेजर्ट एरियाज में ग्रो करते हैं, उनमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन होती है जिसे बोला जाता है एलिलोपैथी। तो गाइस इसमें होता क्या है कि जो सीड्स होते हैं हमारे प्लांट्स के वो बहुत ही दूर दूर जर्मिनेट होते हैं, सो दैट उनमें किसी भी तरह का कोई भी कंपटीशन ना हो, ना तो उनमें किसी तरह का मॉइस्चर का कंपटीशन हो, ना ही न्यूट्रिएंट्स का कंपटीशन हो एंड ना ही सोलर रेडिएशंस का वहां पर कोई भी कंपटीशन हो। तो गाइस एलिलोपैथी का मतलब क्या हुआ कि जो सीड्स है वो बेसिकली बहुत दूर दूर जर्मिनेट हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनमें कंपटीशन कम हो जाएगा। अगर एक एरिया में मॉइस्चर प्रेजेंट भी है तो वो एक ही प्लांट यूज करेगा, उसको दूसरे प्लांट के साथ compete नहीं करना पड़ेगा उस मॉइस्चर को यूज करने के लिए। तो गाइज ये है कुछ हमारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीरोफिटिक एडेप्टेशंस। उसके बाद हम लोग कुछ और एडेप्टेशंस के बारे में देखते हैं। तो गाइज इन प्लांट्स में प्रेजेंट होती है संकन स्टोमेटास। गाइज आपने देखा होगा कि लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनमें से बेसिकली होता क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके थ्रू ही हमारे प्लांट की बॉडी में जाती हैं एंड वहां से ही होता क्या है गाइज, जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट हो जाता है। लेकिन जो हमारे होल्स हैं इन द लीव्स उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल अंदर धसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से सोलर रेडिएशंस का उन पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता एंड वहाँ पर इवेपोरेशन रेट बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। उसके बाद गाइस होता क्या है कि लीव्स पर एक वैक्सी टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या होता है कि इवेपोरेशन रेट डिक्रीज हो जाता है एंड गाइस इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कटिकल टिश्यूज। तो गाइज इसमें हुआ क्या कि जो भी आपने अडेप्टेशंस देखी इसमें बेसिकली हो क्या रहा था कि जो भी इवेपोरेशन रेट है उसको डिक्रीज करने के लिए ही कुछ ना कुछ अडेप्टेशंस हमारे प्लांट में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो लिमिटिंग फैक्टर है दैट इज द मॉइस्चर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है। तो गाइज अभी बात करते हैं हम लोग कैम्प प्लांट्स के बारे में। तो गाइज कैम्प प्लांट्स में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। एक तो हमने देखा संकन स्टोमेटास होती हैं इसमें, मतलब जो होल्स हैं लीव्स में वो बहुत ही अंदर धसे हुए होते हैं ताकि इवेपोरेशन रेट डिक्रीज हो जाए। एंड गाइस होता क्या है कि जब दिन में बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है उस टाइम ये पोर्स बंद हो जाते हैं, लेकिन रात में खुल जाते हैं, क्योंकि गाइस आपको पता है कि रात में टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन रेट भी उतना ज़्यादा नहीं होता। इसीलिए गाइस आप सोच सकते हो कि प्लांट्स कितने ज़्यादा समझदार हैं कि वो अपने स्टोमेटास को सिर्फ और सिर्फ रात में ओपन करते हैं एंड दिन में उन्हें बंद कर लेते हैं, सो दैट जो भी उनकी बॉडी में मॉइस्चर प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ ना आ जाए। तो गाइज अभी बात करते हैं जो उसकी स्टेम होती है हमारे प्लांट्स की, वो भी बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती है। गाइज फ्लैशी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती हैं एंड वो बनी होती हैं सकुलेंट टिश्यूज की। तो गाइज इसमें भी आपने क्या देखा, इसमें भी इवेपोरेशन रेट डिक्रीज हो रहा था। उसके बाद गाइज इनमें होता क्या है कि डबल कार्बन फिक्सेशन होती है, मतलब अगर जो हमारा मेन प्लांट है जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है वो 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है, तो जो हमारे डेजर्ट एरिया के प्लांट्स हैं ये बेसिकली 2 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर लेते हैं। इसकी वजह से गाइस क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट बहुत ही कम होता है एंड डायर्नल टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो गाइस इससे क्या फायदा होता है कि दिन में जो स्टोमेटास बंद होते हैं तब इवेपोरेशन नहीं होता, लेकिन रात में जब ये पोर्स ओपन होते हैं टेम्परेचर इतना कम होता है कि इवेपोरेशन नहीं हो पाता। तो गाइज ये भी हमारे प्लांट्स को हेल्प करता है इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द डेजर्ट एरियाज। तो गाइज इससे पहले हमने क्या देखा था, एलिलोपैथी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं हेट्रोब्लास्टी के बारे में। तो गाइज आपको पता है कि प्लांट्स पर सीड्स होते हैं, जो कि जब सीड्स नीचे गिर जाते हैं सॉइल में चले जाते हैं तो वहां पर और प्लांट्स ग्रो होते हैं। लेकिन गाइस जो हमारे डेजर्ट एरिया के प्लांट्स होते हैं तो एक ही प्लांट पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरह के सीड्स होते हैं, क्योंकि गाइस आपको पता है कि डिफरेंट वेजिटेशंस की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं इन ऑर्डर टू ग्रो। तो होता क्या है कि अगर एक ही पौधे पर बहुत ही डिफरेंट तरह के सीड्स हैं तो होता क्या है कि उनमें कंपटीशन कम होगा, जिसकी वजह से हर प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर मिल जाएगा इन ऑर्डर टू ग्रो। एंड गाइस आप देख सकते हैं कि एलिलोपैथी एंड हेट्रोब्लास्टी में हो क्या रहा है, जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली ट्राई कर रहे हैं कि कैसे उनमें कंपटीशन डिक्रीज हो, जिससे कि वो अच्छे से मॉइस्चर को यूज कर पाए एंड डेजर्ट एरियाज में सर्वाइव कर पाए।
तो गाइज अगर आपको आंसर लिखना हो तो आप एलिलोपैथी, कैम एंड हेट्रोब्लास्टी के बारे में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट है कैमल, जिसे बोला जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट। क्योंकि गाइज अगर आप राजस्थान वाले एरिया में गए हैं तो आपको पता होगा कि कितना मुश्किल होता है रेत पर चलना, लेकिन जो हमारे कैमल्स होते हैं वो तो आसानी से डेजर्ट पर चल पाते हैं, इसीलिए गाइज इन्हें क्या बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट। गाइज उसके बाद बात करते हैं कि इनके पास बिल्कुल भी स्वेटी ग्लैंड्स नहीं होते। गाइस होता क्या है कि जो हमारे हॉट डेजर्ट्स हैं यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर हम लोग राजस्थान में जाएंगे तो हमें बहुत पसीना आएगा। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी से जो वाटर है वो रिलीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी को चाहिए होगा वाटर, तो हमें पानी पीना पड़ेगा। लेकिन हमारे कैमल को पता है कि उसे डेजर्ट एरिया में रहना है, वहाँ पर उसे पानी नहीं मिलने वाला बहुत टाइम तक, तो उसमें क्या होता है, स्वेटी ग्लैंड्स प्रेजेंट ही नहीं होते, उसको पसीना नहीं आता, जिसकी वजह से होगा क्या कि उसे पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो गाइस आपको पता होगा कि जो हमारे कैमल्स होते हैं वो आसानी से क्यों चल पाते हैं रेत पर, क्योंकि उनके पैडेड फीट्स होते हैं, जिससे होता क्या है गाइस कि उनका सरफेस एरिया ऑफ द फीट विल इंक्रीज, जिससे वो आसानी से डेजर्ट एरिया में चल पाते हैं। तो गाइस जो डेजर्ट एरिया में मिल्क पाया जाता है दैट इज बेसिकली द मिल्क दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैमल, लेकिन जो हम लोग पीते हैं दैट इज फ्रॉम द बफलोज एंड द काउज। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो गया है। तो गाइज उसके बाद हमें पता है कि जो हमारे कैमल्स हैं वो बहुत टाइम तक विदाउट फूड एंड विदाउट वाटर रह सकते हैं। एंड गाइज अगर उन्हें एक टाइम पर खाना और पानी मिलता है तो वो बेसिकली उसे अपने हम्प में स्टोर कर लेते हैं। तो गाइज आपको पता है कि कैसे इसकी बॉडी पर एक हम्प प्रेजेंट है, जहां पर प्रेजेंट होता है इसका फूड एंड वाटर। तो गाइज हमें पता है कि कैमल को पानी नहीं मिलने वाला, इसीलिए उसकी बॉडी में जो स्वेटी ग्लैंड्स है वो नहीं है। तो गाइज होता क्या है कि जो उसने हम्प में अपने फूड स्टोर कर रखा है, जब वो बेसिकली उसको खाएगा इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज, तो होगा क्या गाइज, जब वो उस खाने को यूज करने की कोशिश करेगा तो वहां पर ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द फूड हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उस फूड में से पानी रिलीज हो जाएगा। एंड वो पानी हमारे कैमल की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देगा, सो दैट हमारा कैमल आसानी से उस डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर पाए जहां पर बिल्कुल भी पानी प्रेजेंट नहीं है। इसकी वजह से गाइस होता क्या है कि कैमल बहुत टाइम तक विदाउट फूड एंड विदाउट वाटर रह सकता है, क्योंकि जो भी फूड उसके हम्प में प्रेजेंट होगा वो जब उसे ऑक्सीडाइज करेगा उसमें से निकलेगा पानी, जो कि हमारे कैमल की बॉडी में चला जाएगा एंड वो वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर देने वाला है। लेकिन गाइस आपने देखा होगा कुछ कैमल के दो हम्प्स होते हैं। मेजरली हमने देखा है एक हम्प होता है, लेकिन कुछ कुछ कैमल्स के दो भी होते हैं, उन्हें बोला जाता है बैक्ट्रियन कैमल्स। तो गाइस हुआ क्या कि जो हमारे बैक्ट्रियन कैमल्स होंगे वो ज़्यादा फूड स्टोर कर पाएंगे, ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगी फूड की, तो वो ज़्यादा देर तक बिना पानी और बिना खाने के रह पाएंगे। तो गाइस जो हमारे बैक्ट्रियन कैमल्स हैं ये इंडिया में भी मिल जाते हैं, लद्दाख रीजन में। एंड गाइस टूरिस्ट बेसिकली वहां पर जाते हैं दूसरी कंट्रीज से भी एंड इंडिया से भी उन बैक्ट्रियन कैमल्स को देखने के लिए। तो गाइस इससे आपको पता चल रहा होगा कि लद्दाख एरिया में भी डेजर्ट एरियाज हैं, क्योंकि गाइस जो हमारे कैमल्स हैं ये तो शिप हैं डेजर्ट्स के। तो गाइस ये कहाँ पर मिलेंगे हमें, डेजर्ट एरियाज में। तो गाइस इससे आपको क्या पता चला, जो लद्दाख है दैट इज ऑल्सो अ डेजर्ट एरिया। तो गाइस हमने डेजर्ट बायोम के बारे में सब कुछ डिस्कस कर लिया है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग।